मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उत्तर मुगलकालीन वीडियो में। अभी हम देख रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में फारुखसियर वगैरह के बारे में बता दिए थे। आगे जो सैयद बंधु वगैरह थे इन लोगों के बारे में आपको बताए थे। तो थोड़ा सा पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। सैयद बंधु जो था वो फारुखसियर के मैटर में बहुत ज़्यादा घुस रहा था। फारुखसियर कोई फैसला लेता था तो उसमें सैयद बंधु भी अपना समझाइश देने लगता था। तो ये फीलिंग किसको होने लगा? फारुखसियर को होने लगता है। तो फारुखसियर मन बना लिया था कि अब ये जो सैयद बंधु दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई को किसी तरह मरवा देते हैं, रास्ते से हटा देंगे। लेकिन जब ये बात किसी तरह ये दोनों भाई को पता चलता है, तो ये दोनों भाई को समझ में आया कि फारुखसियर राजा है, उसके पास पैसा है, उसके पास ताकत है, तो क्यों ना हम उससे पहले ही ये राजा को ही हटा दें रास्ते से। तो फिर फारुखसियर का ही हत्या करवा देता है तुरंत दोनों भाई, क्योंकि दोनों भाई को अपना जान प्यारा था, और दोनों भाई तुरंत फारुखसियर राजा का हत्या करवा दिया। और हत्या कराने के बाद वो फारुखसियर का जब हत्या हुआ, तो उसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक, हत्या करवा देता है। हालांकि दो गो भाई तो और बीच में राजा बनता है ये फारुखसियर के बाद। एक का नाम रफी उद्दरजात और दूसरा का नाम रफी उद्दौला। ये दोनों राजा बनता है, लेकिन ये दोनों का टेन्योर जो है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ही कम है। मतलब लगभग 6 महीना 7 महीना में दोनों भाई बीमारी के कारण मर जाता है। उसके बाद उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेकर के 1748 तक गद्दी पे बना रहता है। मोहम्मद शाह राजा बन के तो आता है, और मोहम्मद शाह न थोड़ा चालाक था। उसको ये बात पूरा पूरी समझ में था कि कहीं जो है ये दोनों सैयद बंधु फारुखसियर की तरह हमको भी ना मरवा दे, क्योंकि सैयद बंधु तो कुछ ज़्यादा ही उसका दबदबा हो गया था दरबार में। तो ये बात मोहम्मद शाह को समझ में आ गया था। तो मोहम्मद शाह ये चीज़ का वेट नहीं किया और तुरंत सैयद बंधु की हत्या करवा दी, क्योंकि मोहम्मद शाह को भविष्य पता था कि हल्का फल्का भी हम ढीस ढास कुछ भी किए, ये दोनों भाई हमको भी छोड़ने वाला है नहीं। सैयद बंधु का बहुत खौफ था दरबार में। तो सैयद बंधु का क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से यहाँ तक? उसके बाद इसी प्रकार से सैयद बंधु का पतन हो जाता है मुगल दरबार से। अब सैयद बंधु भाई खत्म हो जाते हैं, और इसको मरवाता कौन है? मोहम्मद शाह, जो नया शासक बनता है। दोनों बीमारी वाले भाई के बाद मोहम्मद शाह ही शासक बनता है। तो मोहम्मद शाह ने इसका हत्या करवा दिया, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। अब रंगीला बादशाह का मतलब क्या? इसका नाम था रंगीला बादशाह। एक एक बिंदु को देखेंगे समझ के। देखिए, इसको रंगीला बादशाह भी पुकारा जाता था। थोड़ा सा ये ना रंग बदलता था, मतलब इसको कहा जाता था, मतलब कोई एक बात पे टिक के नहीं रहने वाला था ये। कब कौन सा फैसला ले लेगा मोहम्मद शाह, इसका कोई ठिकाना था नहीं, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। आप अवध वाला क्षेत्र देख लो, बंगाल वाला क्षेत्र देख लो, हैदराबाद वाला क्षेत्र देख लो। अवध वाला क्षेत्र में कौन शासन कर रहा था? शहादत खान वहां का राजा था। बंगाल के क्षेत्र चले जाओगे तो वहां पर कौन सा राजा था? मुर्शिद कुली खान राजा था। आप हैदराबाद के क्षेत्र में चले जाओ, वहां पर चिंकलिज खान का अपना सेपरेट शासन था। बंगाल वाले क्षेत्र में मुर्शिद कुली खान का अपना सेपरेट शासन था। अवध वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो शहादत खान का अपना सेपरेट शासन था। और ये सभी जगह स्वतंत्र होने लगती है कंप्लीट रूप से, मुगल से कंप्लीट रूप से हट ही जाती है। और और मोहम्मद शाह के समय में होता क्या है कि ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह रहते हैं। कौन रहते हैं? ईरान के शासक नादिर शाह, जो शुरू में एक चरवाहा था। जो नादिर शाह है ना, ये नादिर शाह शुरू शुरू में चरवाहा था, बाद में ये जाकर के ईरान का शासक बन जाता है। ठीक, ईरान मतलब वही फारस कंट्री आप कह सकते हो, वो फारस का ही शासक बन जाता है नादिर शाह। जब मोहम्मद शाह भारत के गद्दी पर था, उसी समय ईरान वाले क्षेत्र में नादिर शाह शासन कर रहा था। शुरू में नादिर शाह भैंस गाय चराता था, और बाद में जाकर के नादिर शाह चरवाहा बन जाता है। ईरान का शासक फारस वाला जो क्षेत्र है 1736 का वक्त रहता है, और 1736 में शासक बनने के बाद 1739 में भारत पर आक्रमण बोल देता है। कौन? नादिर शाह। 1736 में यह शासक बनता है नादिर शाह, ईरान का शासक, वही फारस कंट्री। ठीक, और 1739 में ये क्या बोल देता है? हमला बोल देता है, और भारत पर आक्रमण होता है। और इस आक्रमण के कारण
ही इसे ईरान का नेपोलियन कह दो, नेपोलियन कहा जाता है। और उस समय मोहम्मद शाह ईरान का इसे नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1739 में ये भारत पर आक्रमण कर देता है और इस आक्रमण के कारण इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को, किसको? नादिर शाह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत पे आक्रमण करता है। नादिर शाह का शुरुआती जीवन कैसा था? तो नादिर शाह का शुरुआती जीवन एक चरवाहा के रूप में था। नादिर शाह बाद में जाकर के राजा बन जाते हैं। इस प्रकार से इनका अपना चल रहा था। और उस समय भारत का मुगल राजा कौन था? मोहम्मद शाह था। और इनके सामने एक कमजोर शासक था। ठीक। नादिर शाह जब आक्रमण करता है तो करने के बाद वह दिल्ली पहुंचता है। आक्रमण किया तो दिल्ली में जो है वह लगभग 57 डेज रुकता है। कौन? नादिर शाह। किस लिए रुकता है? क्योंकि नादिर शाह को लगता है कि भाई आक्रमण करने का सही मौका वो ढूंढ रहा था। और दिल्ली में रुक के वो कई अलग अलग लोगों का मर्डर करवाने लगता है नादिर शाह। गुप्त रूप से वो दिल्ली में रहने आ जाता है नादिर शाह। और वो कई लोगों का क्या करवा देता है? मर्डर करवाने लगता है। मुगल का ढेर सारा धन को लूट लेता है नादिर शाह। और अपने साथ कोहिनूर का भी हीरा को चुरा लेता है। मयूर सिंहासन पर से कोहिनूर का हीरा को उठा लेता है और ढेर सारा रुपया को लूट लेता है। वही नादिर शाह, वही चरवाहा, वही ईरान का शासक, वही फारस कंट्री का शासक, नया शासक जो बना था, वो भारत आता है। दिल्ली में लगभग 57 डेज रुकता है। 57 डेज में कई लड़ाई करता है। कितना सारा ये मर्डर कर देता है नादिर शाह। ईरान का ये शासक है। और मोहम्मद शाह जो है ना, इसके सामने कमजोर तो था, इसमें कोई डाउट था नहीं। क्योंकि नादिर शाह ईरान कंट्री से था और थोड़ा सा वो अपना सेना के शक्ति के वजह से वो अपने आप को ज्यादा मजबूत मानता था मुगल के मामले में। ठीक। और वो 57 डेज दिल्ली में रुकता है, तहलका मचाता है दिल्ली में, खूब सारा धन दिल्ली से लूटता है, ढेर सारा धन लूटता है। और अपने साथ वो कोहिनूर का हीरा को उठा लेता है, ले जाता है। मयूर सिंहासन में से ढेर सारा और भी रुपया लूटता है। मयूर सिंहासन को तख्त ए हाउस के रूप में भी कहा जाता है, तख्त ए हाउस। तो तख्त ए हाउस जो है वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, है ना। और यही जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह लास्ट टाइम्स मयूर सिंहासन पर बैठा, उसके बाद ये नादिर शाह के यहाँ चले जाता है ईरान वाले क्षेत्र में लुटा करके। और वही मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जरा हुआ था। किसके समय में? शाहजहां के समय में। मतलब समझ लीजिए कि शाहजहां के समय का कहानी और अभी का कहानी, मतलब अभी वही हीरा को लूट के ले जाया जा रहा है। क्या स्थिति हो गया है मुगल का। नादिर शाह शुरू में सिर्फ पंजाब लूटना चाहता था, है ना। लेकिन पंजाब लूटकर वह लौट जाना चाहता था भारत से। लेकिन मोहम्मद शाह के ही कोई रिलेटिव्स नादिर शाह को न्योता दे दिया। क्योंकि जो है ना, नादिर भारत पे आक्रमण सिर्फ धन के लिए किया था। यही चीज सोच के नादिर भारत तो आया था। लेकिन बात ऐसा है कि अहमद शाह मुगल शासक जो है 1748 से 54, अहमद शाह, देखिए यहां पर अहमद शाह है 1748 से 54, साफ साफ लिखा हुआ है। ये शासन करने जब आता है 1748 से 54, जो नादिर शाह था वो ईरान शासक था। और वह ईरान लौटने लगता है। क्या करता है? फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ईरान का शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली। कौन बनता है ईरान का शासक? नादिर शाह की जगह पर अहमद शाह अब्दाली बनता है। और ये अब्दाली जो है वो नादिर शाह से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित था। भारत को लूटने में, भारत को खखोरने में, भारत पे आक्रमण करने में अहमद शाह अब्दाली बहुत ज़्यादा ही प्रेरित था। और यही जो है अहमद शाह अब्दाली कौन है? नादिर शाह का उत्तराधिकारी। मतलब नादिर शाह के बाद यदि कोई शासक बनता है ईरान वाले शासक पे, तो वो अहमद शाह अब्दाली था। नादिर शाह क्या किया? भारत को लूट लिया, खखोर लिया, बहुत सारा हीरा जेवरात, धन दौलत मुगल से लूट के ईरान गया और फिर कुछ दिन के बाद वो मर गया। तो जब वो मर जाता है तो मरने के बाद उसके जगह पर अहमद शाह अब्दाली राजा बनता है। अहमद शाह अब्दाली जब राजा बनता है तो उसी समय भारत पे कौन राजा था? सोचो। तो भारत पे भी राजा बदल चुका था और भारत में राजा आ चुका था। भारत का उस वक्त राजा था, कौन है, क्या नाम है, भूल रहे हैं, मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह नहीं, अहमद शाह था। उस वक्त भारत का राजा कौन था? अहमद शाह था। कब से कब तक? 1748 से लेकर के 54 तक भारत का राजा कौन था? अहमद शाह। और उसी वक्त ईरान का राजा कौन बन गया था? अहमद शाह अब्दाली। किनके जगह पर? किन्हीं के जगह पे अहमद शाह अब्दाली आया था ना। किनके जगह पे आया था? नादिर शाह के जगह पे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह से काफी प्रेरित था और ये भी चाहता था कि भारत में जाएं और हम भी खजाना वजाना लूट के आए, क्योंकि उस वक्त तक भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत लुटाता कब है कंप्लीट रूप से? अंग्रेज आने के बाद। ठीक, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अहमद शाह अब्दाली अब क्या करेगा? भारत को लूटेगा। और अहमद शाह अब्दाली भारत पे लगभग लगभग 7 बार आक्रमण करता है। बाप रे बाप, कितना बार? 7 बार आक्रमण करता है। अब्दाली का पहला आक्रमण भारत पे जब मुगल राजा अहमद शाह था उसी समय हुआ। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण तब हुआ जब भारत पे राजा कौन था? अहमद शाह था, है ना। अहमद शाह 1748 से 54 तक। चीजें समझ में आ रही है? तब इसका पहला आक्रमण था। तो इसी बीच 1757 में, देखिए 1754 से ले, एक चीज याद रखिएगा, जो अहमद शाह के समय काफी आक्रमण कौन करता है? अब्दाली करता है। भारत का शासक कौन रहता है? अहमद शाह रहता है। कब से कब तक रहता है? 1748 से 1754 तक रहता है। और उसी समय भारत पे आक्रमण कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली करता। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का शासक रहता है? अहमद शाह अब्दाली ईरान का शासक रहता है। वह क्यों शासक करता है भारत पे लगभग 7 बार? क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेरित था किससे? नादिर शाह से। नादिर शाह भारत को बहुत लूटता है। किसके समय लूटता है? तो जब भारत में राजा कौन था? मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह बहुत भारत को लूटता है और दिल्ली में 57 दिन रुक के कई लोगों का मर्डर करता है। हीरा जेवारात, कोहिनूर हीरा सब लेके अब ईरान लौट जाता है। कौन? नादिर शाह। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसको प्रेरित होके जो अब्दाली राजा बनता है ईरान का, वो भी भारत को लूटना चाहता है। और वो लगभग भारत को 7 बार भारत को आक्रमण करता है और बहुत सारा धन ये भी लूटता है भारत पे, अहमद शाह अब्दाली भी। यहाँ तक आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। और उस वक्त भारत पे शासक कौन रहता है? तो उस वक्त मोहम्मद शाह भारत पे नहीं बल्कि अहमद शाह का शासन आ जाता है 1748 से लेकर के 1754 तक। इसके बाद जो शासक आ रहा है, देखिए यहाँ पर आलमगीर द्वितीय है, वो 1754 से लेकर के 59 है। इसी में 1757 का विद्रोह होता है। अथी, इसी में एक समय आता है 1757। इसमें विद्रोह नहीं, 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। ठीक, तो इस चीज को भी हम अच्छे से देखेंगे। आलमगीर सेकेंड जो है वो 1754 से लेकर के 1758 तक शासक बना रहा। कहाँ? भारत की गद्दी पर। और इसी बीच में 1757 में होती है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में युद्ध भारत में लड़ा जाता है। और इसी समय आलमगीर सेकेंड कौन थे? भारत का राजा थे। देखिए यहाँ पे आलमगीर सेकेंड साफ साफ लिखा हुआ है। 1757 प्लासी के समय में भारत का राजा कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। और आलमगीर द्वितीय के समय ही भारत में कौन सा युद्ध होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है। मतलब भारत में मुगल के राजा कौन थे? आलमगीर द्वितीय। और उसी वक्त भारत में 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय। देखिए 1759 से 1806, शाह आलम द्वितीय। इनका जो सेकेंड कार्यकाल है वो 1759 से लेकर के 1806 है। इनका शाह आलम सेकेंड, शाह आलम द्वितीय है ना। तो शाह आलम सेकेंड का जो शासनकाल है वह 1759 से लेकर के 1806 के बीच रहा। जब मृत्यु होती है तो आलमगीर, जब मृत्यु हो जाती है आलमगीर की, तब शाह आलम द्वितीय स्पेशली बिहार वाला क्षेत्र को वहां का शासक घोषित कर देता है। बिहार वाला क्षेत्र पे जो भी बिहार वाला क्षेत्र था वहां पे शाह आलम जो है वह अपने आप को क्या घोषित कर देता है? शासक शाह आलम द्वितीय बिहार वाले क्षेत्र पे अपना शासन घोषित कर देता है। कब? 1759 से लेकर के 1806 के बीच में। इसका कार्यकाल रहता है शाह आलम द्वितीय का। ठीक,
तो उसमें अपने आप को बिहार वाला क्षेत्र में वो अपने आप को शासक घोषित कर देता है। लेकिन दिल्ली में बैठा शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय कहाँ पे बैठा हुआ था? दिल्ली में। अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। कब? आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये राजा घोषित कर रहा है, वो राजा घोषित कर रहा है, ये हो रहा है। फिर से हम बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले हम आते हैं बैटल ऑफ पलासी पे। बैटल ऑफ पलासी किसके समय में होता है? तो बैटल ऑफ पलासी होता है जब भारत का राजा आलमगीर द्वितीय बनता है। देखिए आलमगीर द्वितीय है ना, ये 1754 से 1759 लिखा हुआ है। मेरा स्क्रीन तो देखिए भाई, स्क्रीन देखिए। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक रहता है। इसी के बीच में एक डेट आता है 1757 का। कौन सा डेट आता है? 1757 का। और इसी डेट में बैटल ऑफ पलासी होता है। बहुत भीषण युद्ध होता है, अंग्रेज होता है इसमें, और भी हमारा पूरा भारत के अलग अलग क्षेत्र के, जो खासकर बंगाल वाला क्षेत्र है, उधर के राजा लोग काफ़ी लड़ाई करते हैं। और फिर क्या होता है, पूरा सब कुछ खोल के पढ़ाएंगे। और फिर कहीं ना कहीं अंग्रेज जीत भी जाता है। बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर में भी सफलता लगते ही अंग्रेज का पूरा भारत पे ही पैर जम जाता है। तो ये जो होता है लड़ाई, ये 1757 में किया जाता है युद्ध। काफ़ी मतलब धमाकेदार युद्ध हुआ। आलमगीर द्वितीय राजा थे भारत के। इसके ये जब मर जाता है तो इसके मरने के बाद कौन आते हैं? शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल 1759 से 1806 के बीच रहा। और फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसके बाद राजा कौन बनता है? अकबर शाह द्वितीय। तो खैर अकबर शाह द्वितीय का भी बात नहीं करेंगे। आलमगीर की मृत्यु के बाद आलमगीर मरा तो कौन आया? शाह आलम द्वितीय। ठीक। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक राजा रहता है? 1759 से लेकर के 1806 तक ये राजा रहता है। शाह आलम जो है वो ज्यादा बड़ा क्षेत्र पे शासन नहीं कर रहा था। शाह आलम जो है वो लगभग बिहार वाला जो क्षेत्र था उस पे ही शासन कर पा रहा था ढंग से। बाद बाकी क्षेत्र उससे लगभग छिना ही चुका था, क्योंकि बैटल ऑफ पलासी ये हो गया था। तो फिर बहुत सारा क्षेत्र इसके हाथ में था ही नहीं। और ये स्पेशली बिहार वाला क्षेत्र पे ही अपने आप को शासक घोषित कर लेता है। लेकिन दिल्ली में जो बैठा था शाहजहां तृतीय, वह अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। दिल्ली में एक राजा, मतलब एक था जिसका नाम है शाहजहां तृतीय। जब ये अपने आप को बिहार का राजा घोषित करता है ना, शाह आलम द्वितीय, उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित कर लेता है। ठीक। और फिर बिहार और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, इस दोनों के बीच में लड़ाई, भयंकर लड़ाई चलती है। किसके किसके बीच में? शाहजहां तृतीय जो कि दिल्ली वाला क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है, और शाह आलम द्वितीय जो बिहार वाला क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित कर लेता है। शाह आलम द्वितीय बिहार वाला क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित करता है। शाहजहां तृतीय दिल्ली वाला क्षेत्र में अपने आप को राजा घोषित करता है। तो ये दोनों के बीच में बहुत अलग लेवल की लड़ाई होती है। बिहार और दिल्ली की लड़ाई इन्हीं दोनों के कारण हो जाती है। बिहार और दिल्ली आपस में लड़ लेता है। बिहार का प्रतिनिधि शाह आलम द्वितीय और दिल्ली का प्रतिनिधि शाहजहां तृतीय। इस दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाई होती है, जिसमें बिहार के जो शासक हैं शाह आलम द्वितीय, वह दिल्ली के शासक शाहजहां तृतीय को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। मतलब दिल्ली का शासक हार जाता है। इसी कारण से शाह आलम द्वितीय को ही मुगल का नेक्स्ट शासक घोषित कर लिया जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? जो नेक्स्ट शासक मुगल का घोषित किया जाता है, वह शाह आलम द्वितीय को ही घोषित कर लिया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होइएगा, एकदम मस्त वीडियो है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम आपको रिकैप कर देते हैं, क्योंकि आप इतना हौच पौच हो गए है ना। थोड़ा सा हम आपको रिकैप करते हैं आज। हम बहुत कम रिकैप करना चाहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा रिकैप करके फिर से पढ़ाते हैं आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, आप इसको सुनिएगा, कि मुगल का ढेर सारा धन लूट के कौन गया ईरान? नादिर शाह। क्यों गया बहुत सारा धन लूट करके? क्योंकि वो भारत में 57 डेज रुकता है और कई मर्डर करता है,
और उस वक्त भारत का राजा कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह रहते हैं। कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक। और मोहम्मद शाह नादिर शाह के सामने कमजोर शासक रहते हैं और नादिर शाह लगभग 57 डे दिल्ली में रुकते हैं। इनका सेनापति का मर्डर कर देते हैं, कई लोगों का मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद ढेर सारा धन को लूटता है। कोहिनूर का हीरा को लूट के चला। कोहिनूर का हीरा प्रश्न आएगा कि लूट के कौन चला गया ईरान वाला कंट्री, तो यहाँ पर आंख मूंद के आपको मार देना है। नादिर शाह हुआ व्यक्ति था जो कोहिनूर का हीरा लूट के चला गया, मयूर सिंहासन को लूट के चला गया, इस सब चीज को। मयूर सिंहासन सब शाहजहां के समय बना हुआ था। एक मयूर सिंहासन को तख्त ए हाउस भी कहते हैं, उस पर राजा बैठते थे, उसको भी लूट उठ के चला गया ये नादिर शाह और करोड़ों रुपया का धन लूट के गया था। ठीक। फिर शासक जो है मोहम्मद शाह जो है ये लास्ट शासक रहता है जो मयूर सिंहासन पर बैठता है। उसके बाद जो शासक आता है वो बैठ नहीं पाता है क्योंकि नादिर शाह इसे लूट के ले जाता है। नादिर शाह शुरू में सिर्फ पंजाब लूटने के लिए आता है, लेकिन ये अपने फैमिली वाला के बहकावे पे आकर के ये अच्छा खासा दिल्ली भी लूट के चला जाता है। इसका मन था सिर्फ पंजाब वाला क्षेत्र लूटने का, लेकिन मोहम्मद शाह जो है उनके कोई रिलेटिव्स हैं, वो कहीं दिल्ली भी लूट लीजिए, आप तो हैं बहुत ज़्यादा मजबूत राजा। नादिर शाह का मन बढ़ा देता है और वह फिर दिल्ली में 57 दिन रुक के दिल्ली को लूटता है और फिर चला जाता है। जब ये चला गया तो फिर ईरान वाला क्षेत्र में पहुंचा तो इसकी हो जाती है मृत्यु। किसकी? नादिर शाह की ईरान वाला क्षेत्र में पहुंचते ही हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु के बाद जो राजा बनता है वो अहमद शाह अब्दाली बनता है। वो ईरान का नया शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है। यहाँ मोहम्मद शाह की भी मृत्यु होती है तो मोहम्मद शाह के जगह पर एक नया शासक आता है जिसका नाम रहता है अहमद शाह। तो नया शासक भारत में अहमद शाह और ईरान में भी नया शासक अहमद शाह अब्दाली। तो फिर अहमद शाह अब्दाली भी लूटने के लिए इसको नादिर शाह की तरह ही ये भी लगभग 7 बार नादिर शाह से मोटिवेट हुआ था अहमद शाह अब्दाली, बहुत ज़्यादा थी, ये भी भारत को लूटने में बहुत ज़्यादा प्रेरित था। तो ये भी भारत पे लगभग 7 बार आक्रमण किया। कब? जब भारत का राजा कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह रहता है सिर्फ 1748 से लेकर के 54 तक। ये लगभग 7 बार क्या करता है? भारत पे आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। और फिर यहाँ से ये भी बहुत सारा धन को लूट के चला जाता है। और अहमद शाह के समय में यह आक्रमण तगड़ा होता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। फिर नया राजा आते हैं आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर के 1758 तक शासन करते हैं भारत पे। और इसी के बीच में एक बैटल होता है जिसे बैटल ऑफ पलासी का नाम दिया गया है। और बैटल ऑफ पलासी के भीषण युद्ध होता है। ठीक। और बैटल ऑफ पलासी के समय मुगल का राजा आलमगीर द्वितीय रहते हैं। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल लगभग 1759 से लेकर के 1806 तक रहता, 1806 तक। और इनका जब मृत्यु होती है तो आलमगीर जो है शाह आलम द्वितीय का जो मृत्यु होती है, शाह आलम द्वितीय, इनका कार्यकाल 1759 से 1806 तक रहता है। और ये कब राजा बनते हैं? जब आलमगीर की मृत्यु हो जाती है तब राजा बनते हैं। शाह आलम द्वितीय जो हैं वो स्पेशली बिहार वाला क्षेत्र पे शासन करते हैं। ठीक। और एक नया शासक दिल्ली में आ जाते हैं शाहजहां तृतीय। फिर शाह आलम द्वितीय जो है वह बिहार और शाहजहां तृतीय वो दिल्ली, दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो शाह आलम जीत जाता है। कौन जीत जाता है? शाह आलम द्वितीय को जीत मिलती है। ठीक। और इसी कारण से वह मुगल का नेक्स्ट शासक के रूप में माना जाता है। चलिए, बहुत कन्फ्यूजन तो नहीं है। आप वीडियो को अगर अच्छे से 1-2 बार सुन लेंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को छोटा ही रहने देते हैं क्योंकि बड़ा करेंगे तो आप कन्फ्यूज कर जाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।